हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था जो अपवाह तंत्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन किए थे। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिंधु नदी के बारे में। तो जो सिंधु नदी है उसका उद्गम क्षेत्र देखे थे। जो सिंधु नदी है उद्गम उसका जो है बोखरचू हिमनद से होता है। बोखरचू जो हिमनद है ये कैलाश पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। तो कैलाश पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। फिर वो उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए डेमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणी जो है उसके मध्य से प्रवाहित होते हुए डुंगटी के निकट ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अटक के निकट इसमें काबुल नदी आकर दाहिने तट पर मिलती है। फिर इसके बाद सिंधु नदी जो है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए मीठानकोट के निकट जो इसकी पूर्वी सहायक नदियां हैं चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास जो नदियां हैं ये मीठानकोट के पास इसमें आकर मिलती हैं। फिर इसमें देखा था हम लोगों ने सिंधु नदी में जो डॉल्फिन मछली की जो एक उप प्रजाति पाई जाती है जो केवल सिंधु में ही पाई जाती है उसके बारे में देखा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं उनमें सबसे प्रमुख जो नदी है उसमें से एक है झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है इसका जो उद्गम है वेरीनाग झील है। तो इसका उद्गम क्षेत्र है वेरीनाग झील। वेरीनाग से ये निकलती है। झेलम नदी जो है वेरीनाग झरने से निकलती है तथा फिर ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ये क्या है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए वूलर झील में मिल जाती है। तो झेलम नदी जो है ये निकलती है वेरीनाग के निकट एक झरने से। तो वेरीनाग के निकट के झरने से निकलने के बाद ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए वूलर झील से मिल जाती है। तो वूलर झील में मिलने के बाद ये आगे दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो जो इसकी दिशा होती है वूलर झील में मिलने के बाद इसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। जो झेलम नदी है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। जो झेलम नदी है ये भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है 170 किलोमीटर की ये सीमा रेखा बनाती है। अर्थात ये भारत पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बाउंड्री लाइन पर ये 170 किलोमीटर प्रवाहित होती है। जो झेलम नदी है इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। झेलम नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। इसमें जो नौगम्य क्षेत्र है वो केवल कितना है 160 किलोमीटर। मतलब इसमें नौ परिवहन की जो सुविधा है 160 किलोमीटर ही उपलब्ध है। मतलब यहाँ पर नाव या जहाज जो है पानी वाले जहाज जल जहाज उन्हें केवल 160 किलोमीटर ही चलाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी जो है ये जास्कर श्रेणी के बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। तो जास्कर श्रेणी में अवस्थित दर्रा है बारालाचा दर्रा। आप कमेंट में जरूर बताइए कि बारालाचा दर्रा जो है किसको किससे जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रे से ये क्या है चेनाब नदी निकलती है।
इसकी चेनाब नदी की चंद्र एवं भागा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चेनाब की चंद्र एवं भागा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो जो इसके जल का प्रमुख स्रोत हैं। तो चेनाब नदी को जल की जो प्राप्ति होती है मुख्यतः चंद्र एवं भागा नदियों के द्वारा ही इसमें जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। चेनाब नदी की लंबाई जो है वो देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। झेलम नदी की कितनी लंबाई थी? 724 किलोमीटर। चेनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। जो चेनाब नदी है ये झेलम और रावी नदियों से भी जल प्राप्त करती है। झेलम और रावी नदियों से जल प्राप्त करने के बाद ये क्या है? सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी में मिल जाती है। जो सिंधु में मिलने वाली जो ये सहायक नदियां हैं ये क्या है? सभी पहले क्या है? सतलज नदी में मिलती है। सतलज नदी की जो मुख्य शाखा है उसके साथ मिलने के बाद ये सिंधु नदी में मिथनकोट के पास ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं रावी नदी के बारे में। रावी भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रावी जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास एक पहाड़ी है, कुल्लू की पहाड़ी। तो कुल्लू की पहाड़ी के निकट से रावी नदी का उद्गम होता है। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के में एक कुल्लू की पहाड़ी अवस्थित है। कुल्लू की पहाड़ी के निकट से ही रावी नदी उद्गमित होती है। तो रावी नदी जो है इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। ये धौलाधार रावी नदी जो है धौलाधार एवं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है उसके मध्य से होकर गुजरती है। तो धौलाधार और पीर पंजाल जो श्रेणी है ये मध्य या लघु हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है। तो धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल जो श्रेणियां हैं इसे ही मध्य या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में जब ये प्रवेश करती है रावी नदी, पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये रंगपुर के निकट, रंगपुर से थोड़ा पहले ये चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। रावी नदी जो है पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। पाकिस्तान में रंगपुर के निकट ये चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। तो अब तक हम लोगों ने सिंधु की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, 3 नदियों को देख लिया है। 2 और महत्वपूर्ण नदियां बची हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग व्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सतलज नदी के बारे में। चलिए व्यास नदी को भी देख लेते हैं। तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है, तो इसका भी उद्गम क्षेत्र क्या है? पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके दक्षिणी छोर से ये निकलती है। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी छोर में अवस्थित एक दर्रा है रोहतांग दर्री। तो रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती है। तो व्यास नदी जो है रावी का जो उद्गम क्षेत्र है उसके निकट अवस्थित है एक रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के दक्षिणी सिरे से ये निकलती है। तो इसकी जो लंबाई है 460 किलोमीटर है। व्यास नदी की जो लंबाई है वो है 460 किलोमीटर। साथ ही पंजाब में एक जगह पड़ती है हरिके। तो हरिके पंजाब में जगह पड़ती है, तो जहाँ पर ये क्या है सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। तो यहीं पर क्या है इसी के संगम पर, व्यास और सतलज नदियों के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे हरिके बांध कहा जाता है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
सतलज नदी के बारे में और जो सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं जो दाहिने तट से आकर या पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं, उनके बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।